उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यूट्यूबर्स को दे रही है 2 से 8 लाख रुपए। अभी मुझे समझ आ रहा है यार कि ऐसे क्या कर दिया मैंने कि जो 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी मैं अपनी गाड़ियों के सीट कवर नहीं बदल पा रहा हूँ, अपनी हालत सही नहीं सुधार पा रहा हूँ, अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहा हूँ। वहीं जिनके 2 से 5 हजार सब्सक्राइबर हैं वो नई नई गाड़ियां खरीद के लेकर आ रहे हैं। बिग बॉस OTT 3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? वहां पे नेजिद अब्बास से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो जवाब क्या आया था? और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा फ्री हो गए ना तो आपको उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। कैसे कर सकते हो आप सोशल मीडिया पर ये काम? कैसे कर सकते हो? ये काम करना तो बिल्कुल ही गलत है। अभी ये पानी कहाँ से चल रहा है? ये चल क्या रहा है? मैं नीचे पानी गिर रहा था, समझ गया था हमारा कूलर भरा होगा। ये पूरे कॉलोनी वाले मतलब पूरी बिल्डिंग वालों को परेशान कर रखा है। घर पे लगाया कभी वाइपर से पोछा वोछा? भाई जब से ऑफिस खोला है ना यही बर्तन मांजे हैं, यही झाड़ू लगाया है। अच्छे से थोड़ा वहां गंदगी रह गई है, थोड़ा सा पानी रह गया है। और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। सोशल मीडिया मतलब कि ट्विटर भी हो सकता है, और जो लोग सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड नाइट कर रहे हैं ट्विटर पे जिससे पैसा कमा रहे हैं उनकी तो चांदी हो गई। आप ये सोचिए कि जो काम वो कर रहे थे उससे तो 8-9 हजार मिल ही रहे होंगे उनको, साथ ही साथ अब वो यूपी गवर्नमेंट की तारीफें करना स्टार्ट कर दें। ये ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम है ना इसको अप्लाई करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही दिमाग लगाना चालू कर दिया था, जब से उन्होंने जियो के थ्रू डाटा फ्री देना स्टार्ट किया। डाटा फ्री मिला, लोग बाग पे काम करने लग गए, सोशल मीडिया पर चीजें बनाने लग गए, उस पर अपने चैनल बना लिए। अब उनका इस्तेमाल कैसे करना है, उनको एक लालच दिया कि भाई आपको जो है ना, आपके अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आपको हमारे जो नीतियां हैं उनके ऊपर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाएंगे आपको 2 से 8 लाख तक का पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा हुआ है ट्विटर वालों का, जो सुबह शाम गुड मॉर्निंग कर रहे थे। लोग भी लेके आए तथागत लाइव डिजिटल नीति 2024। अगर आप हमारे आसपास रहते हो और आपको कोई समस्या आ रही है सोशल मीडिया चलाने में, क्योंकि पता है ना कि नौकरियां तो है नहीं है, तो अगर आप इससे कुछ करना चाहते हो, उससे समस्या आ रही है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हो। कल मायावती जी की तरफ से एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी जहां पर जो है पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मिलकर मायावती जी को जो है सर्वसहमति से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना फिर से, और उसमें बहन जी ने उन सबको शुक्रिया अदा किया है। दूसरा, इस ट्वीट में ये भी बताया कि किस तरह से 15 दिसंबर 2001 में साहब काशीराम जी ने मायावती जी को उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये पद जो है वो 2003 में संभाला था 18 सितंबर को, जब काशीराम साहब की तबीयत बिगड़ने लगी थी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि यार मायावती जी जो है वो इस पद पर कई सालों से हैं, लगभग जो है 14 साल आने को हो गया है, लेकिन अभी भी उस पद पर हैं। अब ये मौका किसी और को देना चाहिए था, या हर 5-6 साल बाद जो है बहन जी की जगह किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपको एक बहुत मजेदार न्यूज सुनाता हूँ, ये न्यूज भी जरा सुनिए आप जरा। अमित शाह के बेटे का नाम क्या है? पता नहीं। डर गया डर गए। क्यों नहीं? क्या नाम है? जय शाह। जय शाह। क्या करता है वो? करता कुछ नहीं, फालतू आदमी बस बना दिया उसको। और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। ऐसे ही बोलते कहते हैं, और क्या पिटवाएगा। काम का ना काम का। अबे नया रूल आ गया है, कुछ ज्यादा बोलोगे तो जेल में जा सकते हैं। ये हम यूपी में नहीं आते, हम MP में रहते हैं। अब आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। जय शाह जो है अमित शाह के बेटे हैं, और वो अभी आपको पता होगा क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं BCCI से, और उसमें सचिव का पद था उनके पास। लेकिन कल उनको ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया, वो भी बिना विरोध, मतलब किसी ने विरोध नहीं किया, उनको सीधा वहां पर पहुंचा दी गया। अब सोचिए कि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जय शाह के पास कोई क्रिकेट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, और वो सिर्फ जो है अमित शाह की वजह से वहाँ पहुँच गए हैं। इससे भी शॉकिंग न्यूज़ आपको बताता हूँ। चलो अमित शाह जो है वो पावर में है, उन्होंने अपने बेटे को सेटल कर दिया, हर बाप यही करता है यार। लेकिन आपने अरुण जेटली का नाम सुना है? सुना होगा। उनके बेटे का नाम सुना है? रोहन जेटली। इस वक्त वो DDCA के अध्यक्ष हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के। और सबसे मजे की बात ये चल रही है कि जैसे ही जय शाह ने अपना BCCI का पद खाली किया है, सबसे प्रमुखता से जो नाम चल रहा है जो उस पद पर आएगा वो है रोहन जेटली, अरुण जेटली का बेटा। मतलब सोचिए कि यहाँ जो बोला जाता है ना सांपनाथ और नागनाथ, ये सोचिए बहुजन समाज पार्टी तो मायावती जी की खुद की है और वो उसमें अध्यक्ष रहती है, तो क्या बुराई है? उनकी खुद की पार्टी है, वो रह सकती है। अगर अच्छा करेंगी तो जनता उनका सपोर्ट करेगी, नहीं करेंगी तो उनका जनता सपोर्ट नहीं करेगी। और जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो दुनिया के सबसे पैसा कमाने वाले गवर्नमेंट बॉडीज हैं, और वहां पर किन लोगों को बैठाया जाता है आपको पता
है, अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा, अच्छा खासा नाम फेम सब कुछ मिल रहा है। और जहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति को होना चाहिए जो क्रिकेट से ही हो और जिसके पास काफ़ी सालों का क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो उससे जो हमारे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे हैं उनको कुछ अच्छा भला कर सके। लेकिन हो सकता है जैसा अच्छा क्रिकेट खेलते हो, ये बोल रहा है, मैंने नहीं कुछ बोला। बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ ये शब्द मेरे हैं, पूरी तरीके से मेरे हैं। इसने ही लिख कर दिया है, मैंने सिर्फ बोले हैं। ये शब्द मेरे हैं। हाँ, जब से यूपी का नया रूल आया ना, डिजिटल पॉलिसी, तो कोई भरोसा नहीं है। ये वोट कौन डाला? यूरो ही पढ़ना, क्या लिखा है? पावेल ड्यूरॉब। पता है कौन है ये? कौन नहीं? टेलीग्राम का सीईओ, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, और बहुत जल्दी टेलीग्राम इंडिया में बंद हो सकता है, ऐसे ही अफवाहें उड़ रही है, कंफर्म नहीं है। टेलीग्राम तो इंडियन है ना? टेलीग्राम इंडियन क्या है? रशियन है। रशियन है। और क्या, तो इंडिया में भी टेलीग्राम बैन हो सकता है, जैसे टिकटॉक बैन हो गया और कैपकट बैन हो गया सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो यहाँ बैन हो जाती हैं। एल्विश यादव और अयाज खान का लफड़ा आपको पता है ना? अभी बिग बॉस में लव कटारिया था, तो एल्विश यादव को उस शो के वीकेंड के बारे में बुलाया गया था। उस दौरान एल्विश यादव मुंबई आया था और वहां पर अयाज खान के साथ बहस हो गई थी कि कहाँ मिलेगा बता, आ गया मैं मुंबई। हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे भाई साहब। पकड़ ले भाई, पकड़ लो। वो पूरा लफड़ा आपको पता होगा। अब उसी लफड़े को आगे बढ़ाते हुए अजाज खान ने कंगना रनावत का पंगा ले लिया है। कंगना रनावत की जो फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, अब उसको लेके अजाज खान का लफड़ा हो गया है। आप ये पिक्चर रिलीज करते हो तो सरदारों ने तो आपको चप्पल मारनी ही है। इसके साथ हो क्या रहा है कि जो कंगना रनावत है उसकी फिल्म का जो जैसे जैसे रिलीज डेट पास आता जा रहा है, तो उसकी फिल्म का प्रमोशन भी होता जा रहा है फ्री में। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर में, पिक्चर तो आई नहीं लेकिन ट्रेलर के अंदर जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं, पंजाबियों को लड़ता हुआ दिखाया गया है। इसी बात से पंजाबी खुश नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, फिल्म बनी है इमरजेंसी के ऊपर, सीधी सी बात है। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार दिखाया जा रहा है जो 1984 में हुआ था। इमरजेंसी हुई थी 1975 से 77 के बीच में। तो इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार दिखाया क्यों जा रहा है? अगर दिखाया जा रहा है तो पंजाबियों को ये कहना है कि जो ट्रेलर में जिस तरह से रोल दिखाए गए हैं ना, उसमें पंजाबियों को नेगेटिव दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो हुआ है वो ठीक से नहीं दिखाया गया है यहाँ पर। और अगर ऐसा होता है तो पूरे देश भर में जो पंजाबियों की इमेज है, पंजाबियों की जो इमेज है ना, वो खराब होगी, नेगेटिव जाएगी। इससे देश का माहौल बिगड़ सकता है और ये चीज़ गलत होगी। अगर आप फिल्म किसी चीज़ की बना रहे हो तो उसे पूरी जिम्मेदारी से बनाओ। इसी वजह से पंजाबी ना खुश हैं। उनका कहना है कि फिल्म में अगर कुछ भी गलत दिखाया गया तो वो जो है कुछ तो भी करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। वो आप वीडियो में देख लेना। चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा विधानसभा के चुनाव का गठबंधन जो है ना, वो दुष्यंत चौटाला के साथ कर लिया। ये पहले जो है बीजेपी के साथ थे, अभी वो बोल रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम बीजेपी के साथ गए और उनके साथ अलायंस में थे। अभी सीट का बंटवारा कुछ ऐसा हुआ है कि जो जननायक जनता पार्टी है ना, जेजेपी, उसको 70 सीटें हैं और आज़ाद समाज पार्टी के पास 20 सीटें हैं। और ऐसा लग रहा है यार, चंद्रशेखर आजाद बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। आपको पता है एक दिन पहले जो है ना, ये हमीरपुर में थे। हमीरपुर की घटना पता है क्या हुआ था? बवाल बहुत मचा कि चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए हैं वहाँ पे, खूब बवाल भी काटा गया। लेकिन वहाँ की जो घटना है ना, बहुत शर्मनाक है यार। मतलब आप सोच सकते हो कि आज भी ऐसा हो सकता है? कैसे कर सकता है कोई? बताता हूँ। हमीरपुर के पतारा गांव में एक व्यक्ति थे, छोटेलाल प्रजापति। हाँ, वो थे। 12 अगस्त को वो कुछ बकरियों को लेकर चराने के लिए बाहर निकलते हैं और वो बकरियां जो हैं वो ठाकुर समाज के खेतों में चली जाती हैं। इस बात को देखकर वहाँ के लोग भड़क उठते हैं और आपको पता है लाठी डंडों से उन पर हमला कर देते हैं। और होता क्या है भाई, उस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए, इतनी छोटी सी बात पर ऐसा अभी भी होता है। आपको पता है, मैं अभी एक शो देख रहा था जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, भीमा। उसकी स्टार्टिंग ही ऐसी होती है। उसमें ये दिखाया गया है कि देश आज़ाद होने के बाद सरकार जो है कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक ज़मीन दी जाती है जहाँ पर वो बाबा साहब का एक स्टैचू लगा सकें। लेकिन समस्या ये है कि चारों तरफ जो है ठाकुरों के खेत हैं और वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं वो जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पर वो मूर्ति भी लगा देते हैं। मूर्ति लगाने के बाद जब वहाँ के लोगों को पता चलता है, जिनके खेत थे, वो लाठी डंडा लेकर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं भाई तुम हमारे खेतों से कैसे निकल कर आए। जब ये शो दिखाया जा रहा था ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट ये कर रहे थे ऐसा अब नहीं होता, ऐसा अब नहीं होता। लेकिन सोचिए, ये तो 12 अगस्त की घटना है। FIR में एग्जैक्टली वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है। आप चाहो तो उसकी FIR की एक फ़ोटोकॉपी मैं यहाँ लगा देता हूँ, पढ़ लेना। लेकिन बड़ा दुख होता है कि आज भी ऐसा होता है और बहुत से लोग जैसे साफ साफ इनकार कर देते हैं कि भाई ऐसा अब नहीं होता, लेकिन आज भी हो रहा है और कानून के पन्नों पर ये दर्ज है।
किसी के मुंह सुनी बातें नहीं है, ये सच में हो रहा है। मिलते हैं कल, बाय।